जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो मुझे प्लीज़ बता दें। पीपीटी अपलोड हो रही है, जैसे ही हो जाती है तो फिर। जी, अस्सलाम वालेकुम। सुन सकते हैं, मुझे बता दें। ये उठी बहन। तुम आवाज़ आ रही है आपको जी? अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि हम लास्ट से हमने कहाँ तक पढ़ा था, ताकि हम उससे आगे मूव कर सकें।
और आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे आज। अगर नहीं पढ़ के आए तो फिर क्या किया जाए। और बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? 21 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ इस वक्त यहाँ पे। ठीक है जी, क्लासेस ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स तक पढ़ा था। और आज हमने स्टार्ट करना है टॉक्सिसिटी एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी टॉक्सिसिटी एंड साइड इफ़ेक्ट्स से कि कीमोथेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने रेडिएशन थेरेपी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखे थे, तो इधर कीमोथेरेपी के भी बहुत सारे जो हैं वो कीमोथेरेपी के भी जो बहुत सारे जो हैं वो आप साइड इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, तकरीबन उससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट थे लास्ट क्लास में, ताकि मैं वेट कर लूँ थोड़ा सा स्टूडेंट्स का, या मैं क्लास स्टार्ट कर दूँ? इस वक्त 23 लोग जो हैं वो मेरे पास प्रेजेंट हैं। सो प्लीज़ अब आप मुझे बता दें आप क्या कहते हैं इस चीज़ में। तो बाकियों को बुलाओ ना, किधर हैं वो? ठहरें ज़रा, मैं मैसेज करता हूँ। चलें, हम थोड़ा 5 मिनट देते हैं। मैंने ग्रुप में टेक्स्ट भी कर दिया, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है। सर आई एम ट्रैवलिंग, आई हैव नेट इशू ऑन एंड ऑफ। ओके, ठीक है जी। बाकी 10 लोग किधर हैं भाई? चलें जी, हम फिर स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग हैं इन लोगों के साथ।
ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम जितने भी लोग हैं इनके साथ ही। सो करें जी स्टार्ट, बताएं फिर। चलें जी, सो टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी अगर देखी जाए कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की, तो वो वॉमिटिंग, एलर्जिक रिएक्शंस, एरिथमियाज, ये जो है एक्यूट टॉक्सिसिटी में हो सकते हैं। और डिलेड इफेक्ट्स मतलब दवाई लेने के काफ़ी कुछ अर्सा बाद जो इफेक्ट्स आते हैं वो म्यूकोसाइटिस है, मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एलोपीशिया है, बालों का गिर जाना, बोन मैरो सुप्रेशन है। ठीक है। मुझे ये बताएं कि बोन मैरो सुप्रेशन से क्या क्या होगा। हम पहले भी बोन मैरो सुप्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं रेडिएशन थेरेपी के अंदर। तो मुझे ये बताएं कि बोन मैरो सुप्रेशन से क्या होगा। आप क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी आपको बोन मैरो सुप्रेशन के बाद, या अगर आप लैब रिपोर्ट्स कराएं तो उनके अंदर बोन मैरो डिप्रेशन से पता चलेगा कि इस बंदे में बोन मैरो सुप्रेशन है जी। आंसर प्लीज। जी जी। हीमोग्लोबिन नहीं, ल्यूकोपीनिया, सिर्फ ल्यूकोपीनिया सुमैया। ब्लड सेल नहीं बनेंगे प्रॉपर, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग इश्यूज। अरफा ठीक कह रहे हो आप। तो कौन कौन से 3 प्रॉब्लम्स होंगी बोन मैरो सुप्रेशन से? आलिया ने कहा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट कम हो जाएंगे। वेरी गुड। सुंदस कहती हैं आरबीसीज रिडक्शन, नॉट ओनली आरबीसीज, सारे के सारे ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आलिया ने बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर दिया। चलें नेक्स्ट चलते हैं। एलोपीशिया है जिसको हेयर लॉस कहा जाता है, तो वो भी हो जाता है। लेकिन हेयर्स जो है ना, जब आप थेरेपी रोकते हैं तो हेयर्स वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें हेयर्स का टेक्सचर, कलर वगैरह थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है। अच्छा जी, तो वो लिखा हुआ है एलोपीशिया के नीचे भी जनरली रिवर्सिबल न्यू हेयर ऑफन डिफर कलर एंड टेक्सचर, विग्स इस्तेमाल करा सकते हैं पेशेंट्स को। और उसके बाद जो है वो एनोरेक्सिया भी है, वो होता है इन पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट इज फटीग, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड म्यूकोसाइटिस। जो है ना, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन जो है ये हो सकती है। अच्छा जी, अब कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स को लगाना कैसे है, ये बड़े आप कह सकते हैं कि जो कीमोथेरेपी के कीमोथेरेपी जो एडमिनिस्टर करना है, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, या आप ये कह लें कि बड़े ट्रेंड और एक्सपर्ट लोगों से एडमिनिस्टर करवाई जाती हैं। आम जो हम प्रैक्टिशनर्स होते हैं ये एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, इसकी पहले प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाती है और फिर ये जो हैं इनको स्पेशली जो आईवी एडमिनिस्टर की जाती है तो उसके लिए लोगों को ट्रेन किया जाता है। ट्रेन एंड सर्टिफाइड पर्सनल्स अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश गाइडलाइंस। नंबर प्रिपरेशन इसकी प्रोटेक्ट पर्सनल from toxic effects, extreme care of correct dose, double check with physician's orders, pharmacist preparations। तो उसके बाद जनाब जो प्रोटेक्ट पर्सनल फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट्स, तो अपने आप को भी बचाना है इसके टॉक्सिक इफेक्ट से भी, और दूसरों को भी बचाना है। सही है। एक्सट्रीम केयर फॉर करेक्ट डोजेज, डबल चेक विद फिजिशियन ऑर्डर, फार्मासिस्ट प्रिपरेशन। तो हमेशा डबल चेक करना है इसको, एक बंदा चेक करे और साथ में दूसरा बंदा चेक करे, देन इसको एडमिनिस्टर किया जाए। रूट्स जो हैं वो ओरल हैं, बॉडी कैविटी के अंदर भी इनको मतलब इंजेक्ट किया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो दी जाती हैं वो इंट्रावेनस, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर कैंसर केयर हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर दी जाती हैं इंट्रावेनस। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कीमोथेरेपी थेरेप्यूटिक एजेंट्स, तो बड़ा ख्याल रखना होता है जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की। तो यूज़ ऑफ वास्कुलर एक्सेस डिवाइसेस बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ एक्सट्राविजेशन, लीकेज इनटू टिश्यू एंड लॉन्ग टर्म थेरेपी। तो सबसे पहली चीज़ जिसका ख्याल रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि इनको सिंपल आईवी लाइन से नहीं दिया जाता।
ठीक है, सिंपल आईवी लाइन से नहीं दिया जाता। इसके लिए जो सेंट्रल लाइंस हैं वो इंसर्ट की जाती हैं और उनके ज़रिए इन एजेंट्स को एडमिनिस्टर किया जाता है, क्योंकि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोफिलेबाइटिस और एक्स्ट्रावेजेशन वगैरह लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, और ये डिस्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ वास्कुलर एक्सेस डिवाइसेस, नंबर 1 पिक लाइंस इस्तेमाल होती हैं जिनको पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद टनल्ड कैथेटर्स इस्तेमाल होते हैं और सर्जिकली इम्प्लांटेड पोर्ट्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी, तो अच्छा पिक लाइन जो होती है ये बेसिकली पेरिफेरली जो है ये बड़ी जो हमारी पेरिफेरल वेन्स हैं उनके अंदर जो है एक आप समझ लेंगे कैथेटर इंसर्ट कर दिया जाता है, जैसा कि आप एंजियोग्राफी में कैथेटर देखते हैं तो उस तरह के कैथेटर इंसर्ट कर दिया जाता है और उसके अंदर जो है वो और उसको जो है वो सेंट्रल जो हमारी वेनस हैं, बड़ी वेन्स हैं, वहाँ तक लेकर जाया जाता है और उनके अंदर मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया जाता है। टनल्ड कैथेटर्स होते हैं, उनको भी स्किन के अंडरनीथ जो है वो टनल किया जाता है, स्टिच कर दिया जाता है और ये भी जो है सेंट्रल वेन्स के अंदर जो है इंसर्ट किए जाते हैं। उसके बाद सर्जिकली इम्प्लांटेड पोर्ट्स हैं, तो ये जो पोर्ट्स हैं ये बेसिकली बड़ी जो हमारी वेन्स हैं उनके ऊपर पोर्ट्स लगा दी जाती हैं और उनके अंदर भी ये एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली याद रखने वाली ये चीज़ है कि जब भी हमने कीमोथेरेपेटिक एजेंट को देना है हमने सेंट्रल वेनस कैथेटर जो है उसको कंसिडर करना है। ठीक है जी, बिल्कुल जी। चलें आगे चलें अब। चलें जी आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सेस एंड मैनेज किस तरह करना है। टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग रिपोर्ट टू द फिजिशियन। तो हमने जो टॉक्सिक इफेक्ट्स देखे हैं वो फ़ौरन से फिजिशियन को रिपोर्ट करने हैं ताकि वो अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करवा सके आके। साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग मैनेज nausea, inflammation and ulceration of mucous membrane, hair loss, anorexia, nausea, vomiting with specific nursing and medical interventions। तो जो भी साइड इफेक्ट हो रहा हो उसके अकॉर्डिंगली हमें मेडिकल और जो इंटरवेंशंस हैं उनको उनको डेफिनेटली हमने कंसिडर करना है। लैब रिजल्ट्स को मॉनिटर करना है। कोई मुझे बताएगा लैब रिजल्ट्स को क्यों मॉनिटर करना है? जी, लैब रिजल्ट्स को क्यों मॉनिटर करना है? स्पेशली सीबीसी को बहुत मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है इन पेशेंट्स के अंदर। जी क्यों? वैसे तो आगे लिखा भी हुआ है, ड्रग विद हेल्ड इफ ब्लड काउंट सीरियसली लो, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो लैब रिजल्ट्स को इसलिए मॉनिटर करते हैं हम टाइम टू टाइम ताकि वो जो पेशेंट है उसके अंदर जो डिफरेंट ब्लड काउंट्स हैं, ब्लड सेल के काउंट्स हैं, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, वो बहुत ही कम ना हो जाएं। हाँ, तो इसलिए इस चीज़ को मॉनिटर करना है और अगर वो बहुत कम हो जाए ब्लड सेल्स के काउंट तो फिर हमें मेडिसिन को रोकना भी पड़ सकता है। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, असेस फॉर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए असेस करें पेशेंट्स को, टीच रिगार्डिंग फटीग, इम्यूनोसुप्रेशन प्रिकॉशंस कि ज़्यादा रश वाली जगह पे नहीं जाना, साफ़ सुथरी चीज़ें खानी है, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है क्योंकि इनके अंदर WBCs क्योंकि कम हो जाते हैं तो इम्यूनोसुप्रेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोवाइड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट टू क्लाइंट्स एंड फैमिलीज। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है वो भी आपने देनी है, डेफिनेटली वो एक हार्ड टाइम से गुजर रहे होते हैं। चलें जी आगे नेक्स्ट हमारे पास है अदर थेरेपीज़। जो हमने पहले थेरेपीज़ पढ़ी है ना, जो 4 थेरेपीज़ पढ़ी हैं इनको 4 मेजर थेरेपीज़ जो हैं वो कंसिडर किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। नंबर 1 सर्जरी, नंबर 2 रेडिएशन थेरेपी, नंबर 3 कीमोथेरेपी, लेकिन देर आर सर्टेन अदर थेरेपीज़। ठीक है, तो अदर थेरेपीज़ के अंदर डिफरेंट चीज़ों के अंदर रिसर्च जारी है। हाँ, और उनके ऊपर काम हो रहा है और होपफुली वन डे से हम बाकी बहुत सारी बीमारियों को बहुत अच्छे से ट्रीट कर लेते हैं, कैंसर को भी हम उसी तरह से ट्रीटेबल बना सकेंगे। उसमें टारगेटेड थेरेपीज़ और बायोथेरेपीज़ हैं, सीक टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेल्दी टिश्यू बाय डिसरप्टिंग स्पेसिफिक कैंसर सेल फंक्शन। तो बायोथेरेपीज़ दी जाती हैं, डिफरेंट तरह के हार्मोन्स वगैरह इसमें दिए जाते हैं बायोथेरेपीज़ के अंदर, या हार्मोन को रोकने वाली मेडिसिन दी जाती हैं। अदर थेरेपीज़ में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, आप सबने नाम सुना होगा। स्पेशली जो ब्लड के कैंसर्स होते हैं उनके अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं जीन थेरेपी है।
हाँ, जीन थेरेपी पे काम चल रहा है कि अगर किसी जीन में म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो रहा है तो उस जीन को बदल दिया जाए, ताकि वो जो कैंसर है वो फिर नेक्स्ट सर्वाइव ना कर सके। तो जीन थेरेपी पे काम चल रहा है, अभी तक इतनी सक्सेस इसमें नहीं हो सकी। अनप्रूवन एंड अनकन्वेंशनल थेरेपीज, तो अनप्रूवन एंड अनकन्वेंशनल थेरेपीज वो थेरेपीज होती हैं जो कि हम घरों में टोटके वगैरह इस्तेमाल करते हैं। आगे कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं। इसमें आप डिफरेंट तरह के दूसरे जो ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे होम्योपैथिक है और हिकमत वगैरह है, ये सारे के सारे ट्रीटमेंट जो हैं वो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के अंदर आ जाते हैं। अब बाकी तो इतना हमारा कंसर्न की चीज़ें नहीं है, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है ना, ये हमारे बड़े कंसर्न की चीज़ है। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं? लाइक क्या क्या होता है कि हम इसमें ये होता है क्या कि हम एक बंदे की बोन मैरो लेते हैं, उस बंदे की बोन मैरो के अंदर डाल देते हैं? क्या होती है बोन मैरो? कभी होती हुई देखी हो किसी ने, या आपके ख्याल में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता होगा? आप इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले आप मुझे बताएं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि बेसिकली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में होता क्या है। जी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। डोनर का होना ज़रूरी है, इसके अलावा और क्या क्या ज़रूरी है? और मुझे ये बताएं, क्या क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि मैंने अपने फ़ोन का डाटा ऑन किया है। यहाँ पे मेरे पास लाइट ज़रा चली गई थी, अब दोबारा से आ गई है।
हेलो। जी, अब आप लोगों ने बताना है कि अब आपको आवाज़ आ गई है। ठीक है जी, और पिक्चर भी आ गई है। चलें, राइट। अब थे जी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में। सो अगर कोई शेयर करना चाहे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली कैसे की जाती है, ठीक है, तो शेयर करें और उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कैसे की जाती है? जी, क्या कहते हैं आप लोग? बताएगा कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कि मैं बताऊं? अच्छा जी, बता देते हैं। सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए सबसे पहले जो चीज़ की जाती है वो ये की जाती है कि नंबर वन हमें सबसे पहले जो है क्या किया जाता है कि नंबर वन डोनर आइडेंटिफाई किया जाता है। डोनर को आइडेंटिफाई करने के बाद डोनर को आइडेंटिफाई करने के बाद आ, उसके जो है ना उससे स्टेम सेल्स लिए जाते हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स लिए जाते हैं और उन स्टेम सेल्स को ट्रीटमेंट करके और उसी तरह से जिस तरह से आप जैसे प्लाज्मा लगाते हैं तो उस तरह से वो एक बैग तैयार किया जाता है। उससे पहले जिस बंदे को बोन मैरो लगनी होती है उसकी पूरी जो बोन मैरो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है कुछ ऐसी मेडिकेशन दे के जो कि बोन मैरो को डिस्ट्रॉय करती है। तो पहले वाले की जो बोन मैरो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसके बाद एक प्लाज्मा जैसे लगता है, जैसे ब्लड लगता है उसी तरह के बैग के अंदर हम जो हैं उसके स्टेम सेल्स को प्रिपेयर करते हैं और उसके स्टेम सेल्स जो हैं वो बेसिकली उसको फिर इन्फ्यूज़ किए जाते हैं सीवीपी के ज़रिए या फिर किसी और वे के ज़रिए। ये इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि जो भी हमारे बॉडी के सेल होते हैं उनको पता होता है कि हमने कौन सी जगह पे जाना है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली स्टेम सेल्स क्योंकि बोन मैरो से बिलोंग करते हैं तो वो बोन मैरो में जाके अगेन ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आलिया, आपने बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। तो इसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है और उसके बाद जो है ना इसको कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी एक बंदे की बोन मैरो निकाल के दूसरे बंदे की बोन्स के अंदर वो बोन मैरो एंटर कर दी जाती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी। चलें, अब हम आई थिंक हमें नेक्स्ट चलना चाहिए, राइट। चलें नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना हमारे पास सिम्टम्स मैनेजमेंट है कि कैंसर के पेशेंट के अंदर हमें कौन कौन से सिम्टम्स को जो है ना वो मैनेज करना पड़ सकता है। उसमें सबसे पहले बोन मैरो डिस्फंक्शन है। तो बोन मैरो डिस्फंक्शन के लिए डेफिनेटली उसकी डाइट को अच्छा रखना है हमने और उसको इन्फेक्शन वगैरह से बचाना है, चोट लगने से बचाना है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह न्यूट्रिशनल अल्ट्रेशन होती हैं, मैंने बताया था जो कैंसर के सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, इसलिए बंदा जो है वो बड़ा वीक सा होने लग जाता है। तो डेफिनेटली उसकी न्यूट्रिशन चीज़ों का ख्याल रखना है। पेन होती है बहुत ज़्यादा, उसको मैनेज करना है। फटीग को कंपनसेट करना है, एलोपीशिया को मैनेज करना है क्योंकि एलोपीशिया स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए एलोपीशिया जो है वो बहुत, वो आप समझ सकते हैं कि दैट इज़ वेरी साइकोलॉजिकली बड़ा एक ट्रॉमा होता है, तो उसके लिए फिर विक्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। डिस्निया होता है, बावल डिस्फंक्शन होता है, डिस्निया के लिए ऑक्सीजन लगाई जाती है। बावल डिस्फंक्शन में कॉन्स्टिपेशन भी आ सकती है, मोस्टली कॉन्स्टिपेशन होती है, डायरिया भी हो सकता है, तो उनको अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं, तो मुझे बताएगा किसी को पता है कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्या होते हैं? जी, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्या होते हैं जी? एनीबॉडी? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, जी क्लास। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्लास नहीं पता। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स वो होते हैं जो कि एक जैसा कि एक नॉर्मल इंसान है
ठीक है, तो उसके अंदर फ्रैक्चर्स होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को कोई बीमारी है और उसकी वजह से उसको फ्रैक्चर्स होने लग जाएं तो उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स कहा जाता है। मिसबा ने एक बड़ा सवाल पूछा है कि सर अगर बोन मैरो अगर इफेक्टिव नहीं होगी और जिसमें इंसर्ट की जाएगी उसकी तो पहले वाली भी किल कर दी तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। देखो मिसबा, ये जो बोन मैरो ट्रीटमेंट होता है मतलब बहुत इसको ध्यान से क्लिनिकली देख के कंसिडर किया जाता है, रिस्क एंड बेनिफिट्स देख के कंसिडर किया जाता है। और बोन मैरो ट्रीटमेंट हमेशा जो है वो आप कह सकते हो कामयाब भी नहीं होता, क्योंकि मोस्टली देखा गया है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद भी लोगों के अंदर जो है वो अगेन जो है वो कैंसर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो रिलैप्स बहुत ज़्यादा कॉमन है इसके अंदर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बिल्कुल सही बताया, डिजीज की वजह से फ्रैक्चर का हो जाना तो मतलब कैंसर की वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। एसाइटीज हो जाती हैं लोगों के अंदर, अगर डोमिनल कैविटी के अंदर कैंसर है या यहाँ पे मेटास्टाइज कर गया। सेक्सुअल अल्ट्रेशन होती है डेफिनेटली, और ऑर्डर्स बहुत सारे उनके अंदर से आप कह सकते हो कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो उन पेशेंट से ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा स्मेल्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जनाब। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशंस फॉर क्लाइंट विद कैंसर। अच्छा, नर्सिंग डायग्नोसिस, पता है किसी को नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती हैं? जी क्लास, किसी को आइडिया है नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती हैं? जी, किसी को आइडिया है नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती हैं, नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, कभी पढ़ा हो जिंदगी के अंदर? जी, अच्छा, नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। चलें, आई होप हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इससे वो नर्सिंग प्रोसेस के बारे में होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो हम लेक्चर्स इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होपफुली नर्सिंग प्रोसेस जो है ना वो लेकर चलेंगे। ठीक है जी, तो चलें, अभी यहाँ के लिए बेसिकली नर्सिंग डायग्नोसिस कुछ ऐसी डायग्नोसिस होती हैं जो हम अपने पेशेंट को देखते हुए बनाते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ग्रुप वो जो है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए बनाते हैं, तो उसको फिर डील करने के लिए इंटरवेंशंस की जाती हैं। अभी के लिए इतना याद रखना है इंशाल्लाह ताला। जैसे ये टॉपिक हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह हम नर्सिंग प्रोसेस में स्टार्ट करूंगा और बड़ी डिटेल में हम नर्सिंग प्रोसेस को भी लेके चलेंगे। एनी हाउ, एंग्जाइटी सबसे पहले जो नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकती है एक कैंसर के पेशेंट के लिए, तो थेराप्यूटिक इंटरेक्शन विद द क्लाइंट एंड फैमिली और क्लाइंट के साथ अच्छा से इंटरेक्शन करें, उनकी स्ट्रेस को कम करें। अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स, तो हमेशा उनको हॉस्पिटल में रखना जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता, तो लिहाजा उनको फिर जो है हॉस्पाइस केयर सेंटर में या होम केयर के लिए घरों में रखा जाता है। अगला जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनता है वो है जी बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस या डिस्टर्ब बॉडी इमेज। इंक्लूड लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स, एम्पुटेशन हो सकती है, अपीयरेंस चेंजेस, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, हेयर का कलर चेंज हो सकता है, हेयर उतर सकते हैं। अल्ट्रेशन फंक्शंस के अंदर, जैसे किसी को बावल का कैंसर है उसकी बावल काट दी जाती है और उसकी जगह पे क्लोस्टमी लगा दी जाती है। कैचेक्सिक अपीयरेंस, ठीक है जी, लॉस ऑफ एनर्जी, एबिलिटी टू बी प्रोडक्टिव, और इंसान काम शाम नहीं कर सकता, तो लिहाजा बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस जो है वो बनती है। इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस तो करना क्या है, इसके लिए विग वगैरह लगा देनी है, एम्पुटेशन होगी है तो उसकी जगह प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स लगा देने हैं और पेशेंट की काउंसलिंग वगैरह कर देनी है। अगला जो है नर्सिंग डायग्नोसिस दैट इज फियर ऑफ रिजेक्शन या स्टिग्मा। सही है, तो ये भी उसके सॉरी जो ये नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं है, ये बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस की वजह से लोगों को फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो मतलब कम्युनिटी में जाने से कतराते हैं। एंटीसिपेटरी ग्रीविंग, अगर आज अगला नर्सिंग डायग्नोसिस है। एंटीसिपेटरी ग्रीविंग का मतलब है ग्रीविंग होता है किसी चीज़ को लूज कर देना या लॉस हो जाना ना। सही है, तो एंटीसिपेटरी ग्रीविंग का मतलब होता है कि मुझे पता चल जाए कि कल को मेरी कुछ चीज़ गुम जानी है, तो इसको हम एंटीसिपेटरी ग्रीविंग कहेंगे, राइट। तो इसी तरह कैंसर के पेशेंट्स को बाज़ वक़्त पता चल जाता है कि उनकी अब लाइफ ज़्यादा नहीं रही है या उनके पास थोड़े दिन है, तो दिस इज एंटीसिपेटरी ग्रीविंग। फेसिंग डेथ एंड मेकिंग प्रिपरेशन फॉर डेथ विल बी कंसिडरेशन, तो जो पेशेंट बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ में चले गए हैं वो ठीक नहीं हो सकते हैं, तो उनको फिर डेथ के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है।
ऑफर रियलिस्टिक होप दैट कैंसर ट्रीटमेंट में बी सक्सेसफुल। और कभी भी पेशेंट को ये नहीं कहना, पेशेंट लास्ट स्टेज पे है, उसकी एक दो दिन उसके पास एक दो महीने बचे हैं और आप उनको कहना शुरू कर दें कि नहीं जी आपको कुछ नहीं होना, आपने ठीक हो जाना है, तो बिल्कुल भी फॉल्स होप्स नहीं देनी है पेशेंट को, हमेशा रियलिस्टिक होप्स देनी है। ठीक है, रियलिटी बेस्ड होप देनी है पेशेंट को। नेक्स्ट जो नर्सिंग डायग्नोसिस है दैट इज रिस्क फॉर इन्फेक्शन। तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन के बारे में मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। तो आप ऑलरेडी जानते हैं रिस्क फॉर इन्फेक्शन को कि क्यों होगी, क्योंकि बोन मैरो सुप्रेशन होता है, तो उसके लिए डेफिनेटली इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए पेशेंट को सारी टीचिंग्स देनी है। रिस्क फॉर इंजरी हो सकती है ऑर्गन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की वजह से, तो उसको भी अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन हो सकती है लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, कैंसर सेल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये भी एक चीज़ आ सकती है। कंसल्टेशन विद द डाइटिशियन, लैब इवैल्यूएशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, मैनेजिंग प्रॉब्लम विद ईटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो अगर उसका खाने को दिल नहीं कर रहा, नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, तो उसको फिर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो है वो डिलीवर की जाती हैं और उसकी पसंद की चीज़ें उसे खिलाई जाती हैं। मेल इन्वॉल्व यूज़ ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, और समटाइम हमें बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होती है, तो अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे बता दें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी इम्पेयर टिश्यू इंटेग्रिटी। जैसे ये जो हम नर्सिंग डायग्नोसिस एंड केयर ख़त्म करते हैं, तो फिर इसके बाद मैं आप लोगों को एक 5 मिनट्स की ब्रेक दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे फिर मूव करेंगे फर्दर। सो इम्पेयर टिश्यू इंटेग्रिटी, इम्पेयर टिश्यू इंटेग्रिटी के अंदर क्या होता है, ओरल pharyngeal esophageal tissue due to chemotherapy, bleeding due to low platelets count, fungal infections such as thrush, fungal infections immunocompromised patients के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो impaired skin integrity मतलब स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो टीच इंस्पेक्शन, पेशेंट को टीच करें कि अपनी स्किन को इंस्पेक्ट करता रहे, ओरल कैविटी को इंस्पेक्ट करता रहे, अपने अपने आप को हाइजेनिकली स्ट्रॉन्ग रखे, स्पेसिफिक नॉन लिमिटिंग प्रोडक्ट्स और थ्रश कंट्रोल करें अपना, ठीक है। मरियम कह रही है जी नमाज ब्रेक दे दीजिएगा सर जी, इसमें कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होता है, स्पेशली फार्मेसी लैब। अच्छा ठीक है जी, आप पेरेंटल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है मरियम, नमाज ब्रेक दे देंगे, ठीक है। ठीक है जी, पेरेंटल न्यूट्रिशन का सबको पता है। अगली जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है वो पेन होती है इन पेशेंट्स के अंदर बड़ी सीवियर किस्म की। माइल्ड पेन के लिए एंसर्स दिए जाते हैं इनको, मॉडरेट पेन के लिए वीक ओपियोइड्स, नेल्बिन वगैरह जिस तरह की चीज़ें वो दी जाती हैं। सीवियर पेन के लिए फिर मॉर्फिन इस्तेमाल की जाती है इन पेशेंट्स के अंदर। फटीग, तो थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये रेस्ट एडवाइस किया जाता है। और माइल्ड ROMs, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज एडवाइस की जाती हैं इन्हें फटीग से बचाने के लिए, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द नर्सिंग इंटरवेंशंस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड सम ऑनकोलॉजिकल इमरजेंसीज, ठीक है। कि कैंसर के पेशेंट के अंदर कुछ सिचुएशंस आती हैं जिनको हम ऑनकोलॉजिकल इमरजेंसीज कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इनमें से कोई कंडीशन पेशेंट के अंदर आ जाती है तो हमें क्या करना है, हमें फ़ौरन से उसको इमरजेंसी की तरफ लेकर जाना है, उसको इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आई थिंक मैं आप लोगों को 5 मिनट्स देता हूँ, पानी शानी पिएँ और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। नमाज की ब्रेक हम अलहदा से कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली आज हमारी 2 घंटे की क्लास है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी 6 बजे तक चलेगी, तो लिहाजा प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ अभी आप पानी शानी पिएँ, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत एक सीधी सीधी लय में पढ़ते गए हैं। तो ऑनकोलॉजिकल इमरजेंसीज डिस्कस करते हैं ब्रेक से आने के बाद। इस वक्त 4:45 हुए हैं, 4:50 में हम लोग वापस आएंगे और वापस आके हम जो है फिर ऑनकोलॉजिकल इमरजेंसीज पढ़ते हैं और फिर अकॉर्डिंगली आगे चलते हैं, ठीक है। चलें जी। जी
हाँ जी, वापस अभी हैं 2 मिनट्स, 2 मिनट बाद वापस आते हैं जी। चलें जी, अब हम वापस आ जाते हैं दोबारा से, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। हमारा टाइम हो चुका है, 50 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। चलें। चलें जी, बाकी लोगों को भी कहें कि वो ज्वाइन कर लें, ताकि हम जो है ना इसको दोबारा से रिज्यूम करें अपनी स्लाइड को। चलें, ठीक है जी। तो कुछ ऑनकोलॉजिकल इमरजेंसीज हैं जो है वो फ्यूजन हो जाती है उसके अंदर, ठीक है, फ्लूइड भर जाता है। कंसर्न कंप्रेशन ऑफ हार्ट बाय फ्लूइड इन पेरिकार्डियल सैक, कंप्रोमाइज्ड कार्डियक आउटपुट, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर्ली बीट नहीं कर पाता और प्रॉपर्ली जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं कर पाता। तो ट्रीटमेंट क्या है? पेरिकार्डियोसिंथेसिस। तो किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है पेरिकार्डियोसिंथेसिस का क्या मतलब है? जी, पेरिकार्डियोसिंथेसिस क्या होती है क्लास? पेरिकार्डियोसिंथेसिस क्या होती है जी? अच्छा जी, पेरिकार्डियोसिंथेसिस जो है उसके अंदर बेसिकली हार्ट के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसमें से वाटर निकाला जाता है। जैसे आप थोरैकोसिंथेसिस करते हैं, आप जो लंग्स हैं उनके अंदर से फ्लूइड को रिमूव करते हैं, इसी तरह से वहाँ पे भी फ्लूइड को रिमूव किया जाता है। सो सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम हो सकता है। बेसिकली सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारी ट्यूमर है वो अगर सुपीरियर वेना कैवा जो है उसको कंप्रेस कर दे, इतना बड़ा साइज मुझे उसको कंप्रेस कर दे, तो जो वेनस रिटर्न है वो क्या हो सकता है? वो वेनस रिटर्न कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। वेनस रिटर्न का क्या मतलब है? जो हार्ट को ब्लड वापस आ रहा है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेनस सिस्टम विद इंक्रीज्ड वेनस प्रेशर एंड स्टेसिस,
फेशियल एंड नेक एडिमा विद स्लो प्रोग्रेशन टू रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या होगा, रेस्पिरेटरी सपोर्ट, डिक्रीज ट्यूमर साइज विद रेडिएशन और कीमोथेरेपी, उस ट्यूमर का साइज डिक्रीज कर दिया जाए जो कि सुपीरियर वेना कैवा को कंप्रेस कर रहा है। सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक, तो सेप्टिक एंड सेप्टिक शॉक में बेसिकली क्या हो सकता है, कंसर्न अर्ली रिकग्निशन ऑफ इन्फेक्शन, सेप्सिस और सेप्टिक शॉक हो सकता है। और ट्रीटमेंट जो है वो फिर अकॉर्डिंगली करना है, जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। चलें जी, बिल्कुल जी। पेरिकार्ड, मैं इधर कमेंट्स देख रहा हूँ आपके, पेरिकार्डियल टैप, बिल्कुल पेरिकार्डियल टैप भी कहते हैं और कार्डियोसिंथेसिस भी कहा जाता है उसको जी। नेक्स्ट इज स्पाइनल कोर्ड कंप्रेशन। सो उसी तरह से अगर ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी कंप्रेस कर सकता है, और स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेस करने की वजह से बहुत सारी सिम्टम्स आ सकती हैं, जिसमें पैराप्लेजिया, मतलब चारों के चारों जो लिम्स हैं हमारी, उनका वो क्या कहते हैं उसे, पैराप्लेजिया हो जाना, मतलब उनका सुन्न हो जाना या उनमें फालिज हो जाना। बैक पेन हो सकती है, इनिशियल सिम्टम्स विद प्रोग्रेसिव पैरेस्थीसिया एंड लेग पेन एंड वीकनेसेस वगैरह डेवलप हो सकती हैं। तो इसमें भी अर्ली डिटेक्शन, रेडिएशन और सर्जिकल डिकम्प्रेशन, मतलब उस ट्यूमर का साइज इतना छोटा कर दिया जाए कि वो आपका जो रीढ़ की हड्डी है या फिर आपका स्पाइनल कोड है उसके साथ इंटरेक्ट ना करे। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो सकती है, ब्लॉकेज ऑफ द यूरिन फ्लो अनडायग्नोज्ड कैन रिजल्ट इन रीनल फेलियर, रीस्टोर यूरिन फ्लो, ठीक है। तो बाज़ ट्यूमर के साइज इतना बड़ा हो सकता है कि जो आप क्या कहते हैं इसे, यूरिटर्स जो होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं और यूरिन जो है वो प्रॉपरली आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाता। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। हाइपरकैल्सीमिक क्राइसिस डेवलप हो सकते हैं इधर, क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिकल पेशेंट्स के अंदर। कंसर्न्स हाई कैल्शियम फ्रॉम एक्टोपिक पैराथायरॉयड हार्मोन और मेटास्टेसिस, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो बॉडी के अंदर कैल्शियम के बहुत हाई लेवल्स बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बिहेवियर चेंजेस हो जाती हैं, फटीग होती है, मसल वीकनेस होती है, पोलीयूरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन, और उसके बाद कोमा और सीजर्स भी डेवलप हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, इसके अंदर फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है और डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। हाइपर यूरेसीमिया, यूरिक एसिड जो है वो भी बढ़ सकता है, अकर विद रैपिड नेक्रोसिस ऑफ ट्यूमर सेल्स एज विद कीमोथेरेपी कैन रिजल्ट इन रीनल डैमेज एंड फेलियर। तो इसमें भी यही होता है कि जितने ज़्यादा टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होगी उतने ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो फाइनली यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरिक एसिड को ट्रीट करने वाली मेडिसिन जैसा कि एलोपिरिनोल वगैरह जो है इनको दी जाती है। अगली चीज़ जो है वो है SIADH, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. Ectopic ADH production from tumor lead to excessive hyponatremia. वाटर बहुत ज़्यादा लॉस होता है और हाइपोनेट्रीमिया में पेशेंट चला जाता है अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन बहुत ज़्यादा बनने लग जाए। ऐसा हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का या किसी ऐसे जगह का ट्यूमर हो कि वहाँ से एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो सोडियम लेवल को हमने रीस्टोर करना है इसके अंदर। सो दैट्स इट, वी आर डन विद दिस चैप्टर। जो ऑन्कोलॉजिकल एमरजेंसीज हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इतनी तेज़ी से पढ़ा दी हैं, लेकिन आपने इसको लाजमी तौर पे रिव्यू एक दफ़ा करना है। बाकी जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और होपफुली ये वाला चैप्टर और इससे पहले जो हमने स्ट्रेस वाला चैप्टर पढ़ा है, इन दोनों को मिला के हम एक अदर टेस्ट रखने जा रहे हैं सैटरडे वाले दिन। सही है जी, सैटरडे वाले दिन आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट जो हमने अब टॉपिक स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करें नेक्स्ट आज के दिन में, जो कि आज के दिन में मैं आपको आज ही कवर करवा दूं। तो आपकी तरफ से कुछ सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं जी। क्लास अच्छा जी, क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सर, प्लीज इस चैप्टर के अलग से टेस्ट ले लें।
चलो हम सब ठीक है यार, इसी चैप्टर का टेस्ट लेते हैं। दूसरे वाले जो टेस्ट है वो हम फिर कभी रख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम ये जो हमारा एबरेंट सेल ग्रोथ वाला चैप्टर है इसी का टेस्ट रखेंगे इस हफ्ते को। सर जी स्लो, अच्छा जी। जी बताइए नेक्स्ट क्या लेना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वीक नहीं, हमारा है ही टेस्ट इस वीक में, तो हम नेक्स्ट वीक में कैसे रख सकते हैं, मुझे ये बताएं। स्केड्यूल के मुताबिक जो मुझे स्केड्यूल दिया गया है, इस सैटरडे को मेरा टेस्ट डे है, तो डेफिनेटली मैं उसी दिन उसी सैटरडे को उसी सैटरडे में प्लान कर सकता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक बताएं कौन सा पढ़ना आप लोगों ने। जी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। इसी को रिपीट कर लेते हैं, अच्छा बार बार इसी को रिपीट करते रहना है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से जरा नहीं है हमारे में। और ठहरो जरा, मुझे देखने दो, मेरा ख्याल है कि आपके जो सीनियर हैं उनकी डेट शीट यूएचएस ने दे दी है, मैं जरा उनके साथ ना शेयर कर दूं। हाँ बस मिनट दें ज़रा मुझे, मुझे ज़रा डेट शीट देखने दें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। लेट मी सी द डेट शीट्स, देन आई विल गेट बैक टू यू। उतनी देर में आपका नया लेक्चर जो है वो भी अपलोड करने पे लगा दूँ। स्टॉप स्लाइड्स, ऐड न्यू, अपलोड। चलें जी, आप सब लोगों की पुरजोर फरमाइश थी, तो लिहाजा मैं बिल्कुल वही जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाली पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ। पीपीटी अपलोड हो रही है, जैसे अपलोड हो जाती है हम आगे मूव करते हैं। अजान हुई कि नहीं अभी, मुझे ये ज़रा बताएं। अजान हुई है क्लास? क्या अजान हुई है, प्लीज मुझे बताइए।
हो रही है तो फिर चलें, फिर नमाज ब्रेक करें। चलें फिर नमाज ब्रेक करें, नमाज ब्रेक के बाद हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। नमाज ब्रेक करें, आपके पास 7 मिनट्स है नमाज ब्रेक के लिए। ठीक है, उतनी देर में पीपीटी अपलोड हो जाती है और उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों ने नमाज़ पढ़ ली होगी। नमाज़ पढ़ के अगर आप वापस आ गए हैं तो मैं नेक्स्ट पीपीटी जो है उसे अपलोड कर रहा हूँ। जैसे ही अपलोड हो जाती है तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मुझे कंफर्म करें आवाज़ आ रही है आपको, ताकि जैसे ही हमारे पास अपलोड हो फिर हम आगे चल सकें। जी क्लास। क्लास। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है आपको? आई एम ट्राइंग टू अपलोड द पीपीटी। देखें जैसे पीपीटी अपलोड होती है हम फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। इस्लाम इस्माहा, मैंने नई पीपीटी आपको सेंड किया, वो प्लीज़। हाँ जी, न्यू पीपीटी हमारे पास आ चुकी है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं या नहीं। जी क्लास। जी क्लास।
सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मतलब अब इसको स्टार्ट किया जाए। मेरे पास अजान हो रही है यार, अभी आपने मुझे कहा कि अजानें हो चुकी है और मैंने आपको नमाज की वक्त दे दी। मेरे पास तो अभी अजान हो रही है। चलें, एनी हाउ वी विल बी स्टार्टिंग दिस चैप्टर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि पहले तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पढ़ चुके हैं, तो मुझे पहले ये बताएं कि हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्या पढ़ा है, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी, क्या पढ़ा है हमने इस चैप्टर से रिलेटेड? जी क्लास, इस चैप्टर से रिलेटेड पहले हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने इससे रिलेटेड? जी जल्दी से बताएं। जी, इस चैप्टर से रिलेटेड पहले क्या पढ़ चुके हैं हम? जी, अदीला ने रिप्लाई किया, अब्दुल्ला वेरी गुड जी, बिल्कुल शौक पढ़ चुके हैं हम इस चैप्टर से रिलेटेड, और वो इसी चैप्टर का एक पार्ट था। अब हमने जो है बेसिकली फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ना है। तो मैंने इसके ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए हुए और मैंने इसके ऑब्जेक्टिव पर्पसफुली नहीं बनाए हैं। तो मुझे आपने ये बताना है कि आपके ख्याल में ये जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको 5 मिनट्स दूंगा, आपने 5 मिनट्स के अंदर सोचना है, और जो आपके माइंड में आता है कि हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। उसके बाद हम इसके जो स्लाइड बाय स्लाइड जो है वो आगे चलते हैं। जी क्लास, आई होप मेरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जी चलें, सोचें और लिखें कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। जी क्लास, जी वेट कर रहा हूँ मैं ताकि इसको स्टार्ट किया जा सके। और यार, नमाज की ब्रेक आप लोगों ने पहले ही ले ली है, अजानें मेरे पास अभी हो रही हैं। हाँ जी, इसमें हम होम्योस्टेसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे। बस इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे आप। चैप्टर का नाम अगर देखें पीछे तो उसमें क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी, साइंस, सिम्टम, ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है जी, एक और ब्रेक दूसरी नमाज के लिए भी लेनी सर? बस कर दो, कितनी नमाजें पढ़नी है ब्रेकें ले लेके। हाँ,
अब मैं इस लेक्चर के एंड पे आपको ब्रेक दूंगा ताकि आप नमाज पढ़ सको। अच्छा जी, गुले लाला कहती हैं सोडियम पोटाशियम की इंपॉर्टेंस और इम्बैलेंस पढ़ेंगे। अच्छा जी, और कुछ और बताएं। 24 लोग हैं मेरे पास, 32 लोग हैं ऑनलाइन मेरे पास, तो आंसर्स मुझे सिर्फ 6 लोगों के आए हैं। आंसर्स मुझे 6 लोगों के आए हैं। क्या पूछा सर? भाई मैंने पूछा है कि इस वाले चैप्टर के अंदर हम क्या करें। सुमैया शाहिद का आंसर आया है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, रोल ऑफ बॉडी ऑर्गन्स इन रेगुलेशन बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया और हाइपरनेट्रीमिया। वेरी गुड सुमैया। सुमैया ने जो है ना पूरी डिटेल बताई है। इसी तरह हीरा जुल्फ़िकार ने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंटरनल एक्सटर्नल फ्लूइड के कॉजेज क्या साइन एंड सिम्टम है, देन मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली। बिल्कुल हीरा जुल्फ़िकार, बिल्कुल ऐसा ही करने जा रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलें, एनी हाउ तो फिर इसको अब स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस वाले चैप्टर को। और ये चैप्टर भी इंशाल्लाह ताला सून जो है ना हम इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे। सून इस चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे। उसी तरह से उसी पेस के ऊपर थोड़ा सा फास्ट पेस होगा अब हमारा इस चैप्टर को लेके चलने के लिए। और होपफुली जो है हम इस चैप्टर को भी नेक्स्ट वीक तक ख़त्म कर लेंगे और जो हमारा मिड टर्म का सिलेबस होगा उसके अंदर ये वाला चैप्टर भी इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, चलें जी। अब बेसिकली करना ये है, ये वाला चैप्टर जो है बिल्कुल साथ साथ पढ़ना है। आई थिंक आप लोगों ने पहले वाला चैप्टर साथ साथ नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इस वाले में मैं लिटरली आप लोगों से चाहता हूँ कि इसको आप लोग साथ साथ पढ़ें ताकि कोई चीज़ रह ना जाए हमारी, और आप लोग जो है ना प्रॉपरली इसको कवर कर सकें। और मिड्स के अंदर क्योंकि ये इंक्लूडेड होगा, अगर साथ साथ पढ़ा होगा तो आप मिड्स जो है वो बड़ी आसानी से जो है ना एग्जाम वो मिड के दे सकेंगे इसके साथ। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि हमारी बॉडी का कितना परसेंट जो है वो वाटर पे मुश्तमिल होता है। हमारी बॉडी कितना परसेंट वाटर होती है, इसको नहीं देखना। वैसे बताएं, जनरली जनरली जो हम सुनते हैं ये चीज़ें, तो क्या ख्याल है कि हमारी बॉडी का कितना परसेंट जो है वो वाटर पे कंसिस्ट करता है, वाटर पे मुश्तमिल होता है? जी क्लास। हाँ, हीरा कह रही है बुक से वो बहुत लेंथी है, तो हीरा बुक से तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, वहाँ से आपने बिल्कुल उसको बुक से पढ़ना है। और इसीलिए वीक में 2 दिन मैंने क्लासेस रखी हुई हैं कि ताकि वीकेंड आपको मिल जाए और वीकेंड के अंदर आप ना पढ़ सकें। एनी हाउ सिद्रा कहती हैं कि 75% वाटर होता है। बाकी दुनिया क्या कहती है हम देखते हैं। सोनिया कहती है 90% वाटर होता है। अच्छा, मुसरत कहती है 80% होता है, सुमैया कहती है 60% होता है, और आलिया कहती हैं 60 to 65% होता है। अनसब कहते हैं 80% होता है। अच्छा जी, फातिमा कहती हैं, खदीजा कहती हैं 60% होता है, गुले लाला 70% होता है। जी, अच्छा अब जरा ये मैंने एक स्लाइड खोली हुई है, इसकी पहले वाली लाइन पढ़नी है। पहले वाली लाइन पढ़नी है। मैंने एक स्लाइड ओपन की हुई है आपके सामने, और इसकी पहले वाली लाइन पढ़ें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने ये आंसर लिखा है तो उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है। हमने पढ़ना ही था तो पढ़ लिया हमने, तो हमें पता चल गया कि आंसर क्या होगा इसका। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलें जी, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं जी इस वाले लेक्चर को। तो नमाज का टाइम कब तक होता है? एंड पे ब्रेक कर लें या अभी ब्रेक करनी है, मुझे आप सजेशन दे दें ताकि फिर हम अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर लें, नमाज ना रह जाए किसी की। आप लोगों ने पहले मुझे नहीं बताया कि अजान अभी हुई नहीं है, क्योंकि अजान तो अभी हो रही है मेरे पास। जी क्लास, तो क्या कहते हैं हम कंटिन्यू करें इसको, या फिर दरमियान में आपने नमाज ब्रेक लेनी है? नमाज ब्रेक लेके वापस आना है, जो कहते हैं जैसे कहते हैं आप कर लेते हैं।
5:30 पे ब्रेक दे दें, चलें 6 मिनट हैं, हम 5:30 पे फिर ब्रेक कर लेते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है जी, तो हम ज़रा इसको ओपन करते हैं और सामने लेके आते हैं स्लाइड को। तो बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड के 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, आप इस वाली स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये विजिबल होगी, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा, लेकिन परेशान नहीं होना क्योंकि ये आप लोगों की बुक से लिया गया है, तो अगर आप बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये बिल्कुल सही जो है वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, सो बॉडी के 2 फ्लूइड कंपार्टमेंट होते हैं, आपके सामने लिखे भी हुए हैं, मुझे कमेंट में भी बता दें कौन कौन से 2 कंपार्टमेंट होते हैं बॉडी फ्लूइड के। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, जी बिल्कुल ऐसा ही है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो की हो सकता है, बिल्कुल जी। दो दो कंपार्टमेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रासेलुलर का क्या मतलब, विद इन द सेल, के सेल के अंदर जो है वो बेसिकली जो फ्लूइड सेल के अंदर होता है उसको इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट कहते हैं, और कंप्राइज ऑफ 2/3 ऑफ द बॉडी वाटर, 2/3 हिस्सा जो बॉडी के वाटर का है वो सेल के अंदर होता है। ठीक है, और इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट जो है आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर जो फ्लूइड पाया जा रहा है, इसमें आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर वाला फ्लूइड आ जाता है, और सेल्स के दरमियान में इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, तो आउटसाइड द सेल एंड इट कंप्राइज ऑफ 1/3 ऑफ द बॉडीज वाटर। तो ये 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर बॉडी का वाटर पाया जाता है। एमसीक्यू के लिहाज से इसको जरा याद रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी क्लास, मुझे ज़रा एक मिनट दें, मुझे ज़रा वाटर लेने जाना, मैं पानी ले आऊँ, बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे वो फील हो रही है थर्स्ट, तो पानी ले आऊँ, फिर इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उतनी देर प्लीज़ इसको ज़रा एक दफ़ा रीडिंग दे दें इस वाली स्लाइड को, मैं पानी ले आऊँ अपने लिए, देन मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। अच्छा जी, सो आई एम बैक। ये वाली स्लाइड से दोबारा शुरू करते हैं हम, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी मुझे बता दिया कि हमारी बॉडी का जो 60% जो टिपिकल जो हमारी बॉडी होती है वो फ्लूइड पे या वाटर पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, और वेरीज विद द एज, बॉडी साइज एंड जेंडर। तो बॉडी साइज पे डिपेंड करता है, जेंडर पे डिपेंड करता है, और एज के साथ साथ जो है ये चेंज होती रहती है परसेंटेज। तो ये जो परसेंटेज 60% वाली है ये एक अडल्ट पर्सन के बारे में है। उसके बाद इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो फ्लूइड सेल्स के अंदर होता है, मैंने बताया 2/3 बॉडी का हिस्सा जो है वो इंट्रासेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि इंट्रावास्कुलर जो वेसल्स के अंदर फ्लूइड है,
जो वेसल्स के अंदर फ्लूइड है वो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है, और इंटरस्टिशियल सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड है वो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड जो सेल से बाहर अंदर मूव करता रहता है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है। थर्ड, स्पेसिंग लॉस ऑफ ईसीएफ इनटू स्पेस दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्ड स्पेसिंग जो ईसीएफ है, यहाँ पे किसी ने पूछा ईसीएफ क्या है, तो ईसीएफ जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ईसीएफ। ठीक है, तो थर्ड, स्पेसिंग लॉस ऑफ ईसीएफ इनटू स्पेस दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इक्विलिब्रियम। तो वो ये जो ईसीएफ है, दिस इज द मतलब अगर ये लॉस होकर थर्ड स्पेसिस में चला जाए, जैसे लंग्स में चला जाए, एब्डोमिनल कैविटी में चला जाए, तो इसको हम फिर थर्ड स्पेसिंग कहते हैं। तो अब 5:30 हो चुके हैं, नमाज पढ़ें, 5 मिनट है आपके लिए, जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ के आए, फिर हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो जल्दी से आप लोगों ने वापस आना है नमाज पढ़ के, ठीक है। तो 5:35 पे मिल रहे हैं हम लोग।
चलें जी, आई थिंक इट्स टाइम इज़ ओवर और 5:35 हो चुके हैं। हम वापस आते हैं और थोड़ा सा जो है दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्या सब बाकी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? अगर नहीं किया तो प्लीज़ उनको कहीं ज्वाइन कर लें, और सेकेंडली मुझे ये बताएं कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको। प्लीज़ टेक्स्ट अदर्स टू ज्वाइन। चलें जी, फिर शुरू किया जाए दोबारा से। तो हमने पहले देखा कि बॉडी के दो कंपार्टमेंट्स होते हैं फ्लूइड के हवाले से, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर जो था वो हमने देखा कि उसको फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इंट्रा वास्कुलर और इंटरस्टिशियल और ट्रांस सेलुलर। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ आ जाते हैं। अब दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स बाज़ बहुत माइन्यूट माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर हो सकते हैं। अच्छा, गुलेलाला कह रही हैं ईसीजी अगर लॉस हो के थर्ड स्पेस में चला जाए तो। गुलेलाला ईसीजी नहीं, ईसीएफ। ठीक है, आपने करेक्ट भी कर दिया है। तो थर्ड स्पेसिंग जो है वो आगे डिटेल में आएगी, हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि थर्ड स्पेसिंग क्या होती है, तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो हम यहाँ पे मूव करते हैं। अब दो तरह के आयंस होते हैं। एक आयन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ आयंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपके सामने हैं आर एक्टिव electrolytes are active chemicals, cations that carry positive charge and anion that carry negative charge, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो मेजर कैटाइंस जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके नाम हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द मेजर एनाइंस आर क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट और प्रोटीनेट। ठीक है। तो ये हमारे मेजर एनाइन है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड के हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का अंदर बाहर आना जाना, बॉडी से बाहर निकलना, बॉडी के अंदर जाना, किस तरह से ये जो है ना मैनेज होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो फ्लूइड रेगुलेशन जो है ये एक प्रॉपर एक समझ लें कि आप प्रोसेस है जिसके जरिए जो है ना फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट होता है। सो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड थ्रू कैपिलरी वॉल्स डिपेंड ऑन। तो बॉडी के अंदर सेल्स के दरमियान मूव फ्लूइड जो है वो मूव करता रहता है, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है वो एक दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर। नंबर टू, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? ये एग्जर्ट ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर एग्जर्ट होता है। मतलब ब्लड जो है अपना प्रेशर जो एग्जर्ट करता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। जो आपका ब्लड प्रेशर है, दिस इज आल्सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो आपके क्या ख्याल है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इसकी वजह से फ्लूइड कैपिलरीज के अंदर रहना चाहेगा या कैपिलरीज से बाहर, या ब्लड वेसल्स के अंदर रहना चाहेगा या ब्लड वेसल से बाहर जाना चाहेगा? क्या ख्याल है आपका? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से फ्लूइड ब्लड वेसल के अंदर रहना चाहेगा या बाहर जाना चाहेगा? जी।
ब्लड वेसल से बाहर जाना चाहिए जी। वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है, समझ आ रही है आपको। और अगली चीज जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ऑपोजिट होता है, ठीक है। ये ऐसा प्रेशर होता है जो कि ब्लड को या फ्लूइड को सेल के अंदर या फिर ब्लड वेसल के अंदर रखना चाहता है। इसका नाम है जो ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्टेड बाय द प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होती हैं ये बेसिकली इंसर्ट करती हैं ये प्रेशर और फ्लूइड को अपनी तरफ खींच के रखती हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जिन पेशेंट्स के अंदर प्रोटीन कम हो जाती है, जैसे कि सीएलडी के पेशेंट्स होते हैं, तो फिर उनके अंदर जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से बाहर निकल के एब्डोमिनल कैविटी या डिफरेंट जगहों पे जाना शुरू कर देता है। सो अगेन मुझे बता दें, ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लूइड को क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर रखना चाहेगा या ब्लड वेसल से बाहर भेजना चाहेगा फ्लूइड को? जी, क्या कहते हैं आप लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करना चाहेगा जी? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करना चाहेगा? ठीक है जी, इनसाइड रखना चाहेगा। वेरी गुड। तो यहाँ तक समझ आ रही है आई होप आप लोगों को। डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड मूवमेंट डिपेंड अपॉन डिफरेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इस लाइन का मुझे मतलब समझाएं, क्या समझ आई आपको? अगर आप मुझे इस लाइन का मतलब समझा सकेंगे, जो लास्ट वाली है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड मूवमेंट डिपेंड ऑन डिफरेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको जो मैंने ऊपर समझाया उसकी आपको समझ आ गई है। तो मुझे ये वाली लाइन का मतलब समझाना है आपने कमेंट्स के अंदर। अच्छा जी, नहीं, मैंने पूछा है कि ये लास्ट लाइन का क्या मतलब है, ये लास्ट लाइन का क्या मतलब है? ठीक है जी। तो फ्लूइड मूवमेंट डिपेंड करती है कौन सा वाला प्रेशर ज्यादा है। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो फ्लूइड बाहर को मूव कर जाएगा, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो फ्लूइड जो है वो अंदर स्टे कर जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फ्लूइड रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। लेकिन जो फ्लूइड है ये बॉडी से अंदर और बाहर मूव जो करता है, ये डिफरेंट तरह की ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मूव करता है। अब दो तरह की फ्लूइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। नंबर वन, इसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसमें किसी तरह की फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। खुद ब खुद ही फ्लूइड वगैरह जो है, ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ये खुद ब खुद ही मूव कर जाते हैं। और जो नंबर टू है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट को डाउन द हिल मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, डाउन द हिल मूवमेंट भी कहा जाता है। अब डाउन द हिल मूवमेंट का बेसिकली क्या मतलब है कि जैसा कि आप पहाड़ी के ऊपर जाके किसी चीज को नीचे फेंकते हैं तो उसके लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ही नीचे आती जाती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को डाउन द हिल मूवमेंट भी कहा जाता है। और दूसरी जो चीज मैंने आपको बताई वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसको अप हिल मूवमेंट भी कहा जाता है। अप हिल मूवमेंट का मतलब कि अगर किसी चीज को पहाड़ से ऊपर लेकर जाना हो तो उसको जोर लगाना पड़ता है। इसी तरह जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब करवाई जाए किसी चीज की, तो उसके अंदर भी हमें एनर्जी जो है वो सर्व करनी पड़ती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की आगे फर्दर कुछ आप सब कैटेगरीज या टाइप्स कह सकते हैं। उन सब कैटेगरीज में जो सबसे पहली है उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है। सो द ऑस्मोसिस जो है, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ low solute concentration to the area of higher solute concentration, ठीक है। हाँ जी। सो ऑस्मोसिस जो है बेसिकली क्या है, ऑस्मोसिस में हमेशा एक चीज याद रखनी है, द ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, कि ये फ्लूइड की मूवमेंट है फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी मेम्ब्रेन जो कि कुछ चीजों को मूव करने देती है और किस चीजों को मूव नहीं करने देती है अपने अंदर से। फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब जिस जगह पर सोल्यूट
दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड चीज़ होती है मोस्टली, और जो सोल्यूट होता है वो कम मिकदार में चीज़ होती है जिसने के सॉल्वेंट के अंदर हल होना होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ऑस्मोसिस के अंदर वाटर जो है या फ्लूइड जो है वो मूव करता है एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, सॉरी लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से टू द एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो ये आप दो पिक्चर्स हैं आपके सामने जिनके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी ज्यादा है या फ्लूइड ज्यादा है, लेकिन जो सोल्यूट है, हाँ, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो यहाँ पे कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, फ्लूइड कम है लेकिन सोल्यूट जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो ज्यादा हैं। तो क्या हुआ, क्योंकि दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो क्या हुआ कि ऑस्मोसिस के जरिए जो फ्लूइड था वो हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन से, सॉरी लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया और इक्विलिब्रियम आ गया कि इधर जो पार्टिकल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स के लिहाज से वाटर था वो इधर जो पार्टिकल और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिहाज से जो वाटर था उसके इक्वल आ चुका है। ठीक है, सो एक तो मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर फ्लूइड की इन द फॉर्म ऑफ किसके, ये जो है हमारी ऑस्मोसिस के जरिए। सही, अच्छा जी, यहाँ पर हम इस चैप्टर को जो आगाज किया था यहाँ पर हम इसे अब थोड़ा सा रोकते हैं और अभी हम कुछ चीज़ें जो आपस में डिसाइड कर लेते हैं। तो जो डिसाइड करने वाली चीज़ें हैं वो है जी हमारा टेस्ट, क्योंकि मुझे लगा कि टेस्ट के हवाले से कि आप लोग जो है ना, आपको लग रहा है कि इस सैटरडे को आप वो कीमोथेरेपी वाला टेस्ट या वो क्या कहते हैं एबरेंट सेल ग्रोथ वाला टेस्ट नहीं कर सकेंगे, तो लिहाजा मैंने फिर सोचा है कि इस वाले सैटरडे को हम वो अपना पुराना वाला से टेस्ट जो हमारा पेंडिंग आ रहा है स्ट्रेस और इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल केयर वाला, वो हम इस सैटरडे को रख लेते हैं और नेक्स्ट मंथ का जो सैटरडे आएगा उसके अंदर फिर हम अपना ये वाला टेस्ट रख लेंगे दूसरे वाला, या फिर किसी और डे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों का टेस्ट जो है वो स्केड्यूल कर दूं ये जो एबरेंट सेल ग्रोथ के हवाले से। तो आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स दें, आप लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। जी जनाब बताइए। जी आप लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। ठीक है, फिर इस वाले सैटरडे को जो टेस्ट होगा वो एबरेंट सेल ग्रोथ, और उसके साथ जो है जो सेकंड चीज इंक्लूड होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, वो होगी जी एबरेंट सेल ग्रोथ होगी और अलोंग विद स्ट्रेस और इसकी मैनेजमेंट होगी। और जो नेक्स्ट टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला हमारा वो फिर कैंसर वाले पे होगा। और नेक्स्ट क्लास के लिए प्लीज़ 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 ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जहाँ तक पड़ा है एक तो इसको स्टडी करके आइएगा, और इससे आगे भी फर्दर जो है कहाँ तक स्टडी कीजिएगा, इससे आगे फर्दर जो है आपने, इससे आगे फर्दर आपने कहाँ तक एक दफ़ा इसको प्री रीडिंग दे के आनी है। सर कहना सब ये चाह रहे थे पर डर के नहीं कह रहे थे। जी आलिया, मुझे पता चल गया था डर के नहीं कह रहे, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों की ताकि प्रिपरेशन अच्छी हो, ये ना हो कि ये टेस्ट आप लोगों का अच्छा ना हो, इसलिए मैंने कहा चलें इसको जो है ना हम कर देते हैं। अच्छा जी, तो आपने ये जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स हैं, हाँ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्बेंसेस से पहले पहले बुक से स्टडी करके आना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ना आप लोग पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग स्टडी करके आते हैं कि नहीं। आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ तक मुझे समझ आ रही है। लास्ट टाइम जो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था उसके मुताबिक क्लास में 4-5 लोग हैं जो पढ़ते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिहाजा नेक्स्ट क्लास में प्लीज इसको प्री रीडिंग देकर आइएगा। प्री रीडिंग देकर आएंगे तो फिर ही जो है ना मुझे मतलब समझ आ जाएगी कि आप लोग जो है ना इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। और बाकी अगर कंफ्यूजन रह जाएगी तो डेफिनेटली आई एम हेयर फॉर यू, मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। लेकिन फ्लूइड डिस्टर्बेंसेस से पहले पहले जो है आपने इसको पढ़ के आना है प्लीज। ठीक है, चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है सर स्लैम्स पे अपलोड कर दें ये पीपीटी। जी जी स्लैम्स पे बिल्कुल ये अपलोड कर देते हैं पीपीटी। आज ही मैं ये पीपीटी जो है ना स्लैम्स पे अपलोड करता हूँ। और सर जी स्ट्रेस और इंट्रो का है कि बस एबरेंट सेल ग्रोथ का स्ट्रेस और उसके इंट्रो टू एसीसीएन का है।
एबरेंट सेल ग्रोथ का हम बाद में रखेंगे मिसबा। और जी ठीक है अक्सा, हम नेक्स्ट वीक में रख लेंगे इस टॉपिक के टेस्ट को, डोंट वरी। टेस्ट मैंने रिपीट कर दिया आरफा। हाँ जी, और कोई कंसर्न है आपका तो बता दें जी, और की कंसर्न है तो बता दें। एबरेंट सेल ग्रोथ वाला टेस्ट बाद में होगा। अभी जो ये जो सैटरडे आ रहा है इस पे आपका जो टेस्ट होगा वो होगा जी, कौन सा वाला भला, वो आपका होगा ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, और उसके साथ जो है वो इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल केयर नर्सिंग ACCN का जो है वो वहां तक होगा। तो प्लीज़ कल नेक्स्ट क्लास में रीडिंग दे के आएगा। अब दो चीज़ें हैं हमारे पास, नंबर 1 आपका टेस्ट, नंबर 2 आपकी प्री रीडिंग जो आपने नेक्स्ट डे करानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है आज के हवाले से तो वो आप पूछ सकते हैं, और कोई बात है तो वो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़। जी बताइए, तो आई एम वेटिंग। जी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, नो क्वेश्चन, लॉग ऑफ करें। चलें जी, फिर अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की क्लास में मुलाकात होती है, बल्कि इस वीक के एंड पे टेस्ट में मुलाकात होती है। ठीक है, तो स्लैम्स पे अपलोड हो जाएगा टेस्ट आपका, मैं आपको टाइमिंग वगैरह व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर दूंगा। सो यहाँ पर हम जो है अपना जो सेशन है इसको कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।